नमस्कार छात्रों। आज हम राजा निर्बंसिया कहानी की एक अनोखी अपनी स्टाइल में सारांश पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, हमारे लेखक साहब इस कहानी को शुरू करते हुए कहते हैं कि उनकी माँ उन्हें बचपन में राजा निर्बंसिया की कहानियां सुनाया करती थीं। उस कहानी में तो राजा रानी की जिंदगी बड़ी खुशनुमा थी, सब तरफ खुशहाली ही खुशहाली। लेकिन जो कहानी आज हम सुनेंगे वो अपने नायक जगपति की है। उसकी जिंदगी में थोड़ा अलग ही ड्रामा था। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जीवन हमेशा हमारी कल्पना जैसा नहीं होता। जगपति, जो लेखक का दोस्त था, वो एक वकील के यहां मुहर्रिर का काम करता था। उसकी शादी हुई और भाई साहब, क्या गजब की शादी थी। लड़की वाले कुछ ऐसे रीति रिवाज वाले थे कि बारात बिना दुल्हन चंदा के ही लौट आई। सोचो भला कैसी स्थिति रही होगी। घर में तो हंगामा मच गया, पर आखिरकार सब ठीक हो गया और चंदा जगपति की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। जगपति की माँ, जो बीमार थी, उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां चंदा को सौंप दी और इस दुनिया से विदा ले ली। उनका एक ही सपना अधूरा रह गया, जगपति के बच्चों को गोद में खिलाना। फिर एक दुखद घटना होती है। जगपति एक रिश्तेदार की शादी में जाता है और वहां डाका पड़ जाता है। जगपति को गोली लग जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। चंदा बेचारी उसकी देखभाल के लिए अस्पताल में ही रुक जाती है। अस्पताल की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। एक कंपाउंडर था, बचन सिंह, जो पहले तो मरीजों के दर्द के प्रति थोड़ा असंवेदनशील था। लेकिन एक दिन जब वो जगपति की पट्टी बदल रहा होता है और जगपति दर्द से कराह उठता है, तो चंदा की आंखों से आंसू बचन सिंह के हाथ पर गिर पड़ते हैं। अरे, यहीं से टर्निंग पॉइंट आता है। बचन सिंह का दिल पसीज जाता है और वो जगपति के लिए कुछ महंगी और अच्छी दवाइयों का इंतजाम करने की बात करता है। लेकिन जगपति अपने स्वाभिमान का पक्का साफ मना कर देता है कि कर्ज नहीं लेना। पर छात्रों, कहानी में ट्विस्ट। अगले दिन वो सारी दवाइयां और चंदा के लिए एक खाट सब जगपति के पास मौजूद थी। जगपति को शक होता है और चंदा जगपति के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे इसलिए झूठ बोल देती है कि उसने अपनी चूड़ियां बेचकर ये दवाइयां खरीदी हैं। उसी रात चंदा के मन में कुछ उथल पुथल चल रही होती है। वो अपनी चूड़ियां लेकर बचन सिंह के दफ्तर जाती है, पर फिर पता नहीं क्या सोचकर एक अजीब सी हिचकिचाहट के साथ वापस लौट आती है। बचन सिंह उसे रोकते हैं, चूड़ियां लेते हैं और फिर एक भावुक पल में उन्हें वापस चंदा की कलाई में पहना देते हैं। ये दृश्य वाकई में बहुत कुछ कह जाता है ना? इसके कुछ समय बाद बचन सिंह का तबादला हो जाता है। जगपति को पहले तो राहत मिलती है, लेकिन फिर चंदा और बचन सिंह के बीच हुई इस घटना को लेकर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाती है। आखिरकार जगपति ठीक होकर घर लौटता है, लेकिन घर लौटने पर उसे मोहल्ले वालों के ताने सुनने पड़ते हैं, जो उसे राजा निर्बंसिया और चंदा को कूलमा कहकर चिढ़ाते हैं। कूलमा मतलब संतानहीन महिला। एक रात जगपति अंधेरे में चंदा पर गुस्सा करता है और अनजाने में ही सही उसकी संतानहीनता पर गहरा प्रहार कर जाता है। उस रात जगपति सो नहीं पाता। उसके मन में अजीबोगरीब विचार घूमते रहते हैं। वो चंदा के पास जाता है और उसके सिर के नीचे एक पोटली पाता है। उसे खोलकर देखता है तो उसमें चंदा की दोनों सोने की चूड़ियां होती हैं और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। जगपति को समझ आता है कि चंदा ने चूड़ियां नहीं बेची थीं, बल्कि उसने बचन सिंह से मदद ली थी। ये सब जानकर जगपति पूरी तरह टूट जाता है। हमने देखा कि जगपति को चंदा की चूड़ियां मिली और उसे पता चला कि चंदा ने झूठ बोला। अब सवाल यह है कि चंदा ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला और चूड़ियां क्यों छुपाईं? ये सवाल जगपति के मन में हलचल मचा देता है। उसे लगता है जैसे उसका अपना वजूद ही खत्म होता जा रहा है। वो एक तिनके जैसा हल्का महसूस करता है। जगपति की नौकरी जा चुकी थी, तो वो रोज सोचता कि चंदा से चूड़ियां मांगकर बेच दे और कोई नया काम शुरू करे। पर जैसे ही चंदा सामने आती, वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसे लगता कि चूड़ियां मांगने से वो चंदा से उसका पत्नीत्व भी छीन लेगा, क्योंकि मातृत्व तो उनके पास था ही नहीं। वो सोचता कि चंदा के साथ ये अन्याय कैसे करे। काम की तलाश में वो इधर उधर भटकता रहता, पर उधार मांगने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। मोहल्ले के लोगों की कंजूसी उसे पता थी।
ऐसे में उनसे मदद मांगना उसे ठीक नहीं लगता। एक शाम जगपति घर पहुंचा तो बरामदे में एक साइकिल दिखी। अंदर से हंसी की आवाज आई और फिर चंदा की आवाज आई, जो किसी पुरुष से कह रही थी कि जगपति बस आता ही होगा। जगपति असमंजस में पड़ गया, पर फिर उसने साइकिल पकड़कर जोर से चिल्लाया, अरे चंदा, ये साइकिल किसकी है? चंदा बाहर आई और खुश होकर बोली, अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, तुम्हें ढूंढते ढूंढते घर का पता पा गए हैं। जगपति ने बचन सिंह का स्वागत किया जैसे सब कुछ सामान्य हो। बचन सिंह के जाने के बाद चंदा ने जगपति से कहा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इतनी कम जान पहचान में भी घर में घुस आते हैं। जगपति ने उसकी बात काटते हुए कहा कि बचन सिंह अपनी तरह का आदमी है और उससे कुछ लिया है तो उसे देना भी पड़ेगा। उस दिन के बाद बचन सिंह लगभग रोज ही आने लगा। जगपति उसके साथ घूमने भी जाता, पर उसके दिल में एक घुटन सी रहती। उसे महसूस होता कि वो बेकार है, उसके पास करने को कुछ नहीं है। उसे बस काम चाहिए था, ऐसा काम जिसमें वो अपने पूरी शक्ति लगा सके, खुद को सार्थक महसूस कर सके। और छात्रों, आखिर में जगपति की काम की समस्या भी हल हो गई। तालाब के पास उसकी लकड़ी की टाल खुल गई। लक्ष्मी पूजन हुआ और काम पूरे जोर शोर से शुरू हो गया। जगपति को लगा कि अब वो कामदार है, उसके पास 24 घंटे काम है। उसे महसूस हुआ कि यही तो उसकी असली जरूरत थी, काम काम और बस काम। पर जब वो अपनी टाल पर बैठकर लकड़ियों के ढेर और कटे हुए पेड़ के तनों को देखता तो उसके दिल में एक अजीब सी लाचारी उभर आती। उसे लगता जैसे एक बेजान शरीर को टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया हो। उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ के पेड़ पर जाती, जिस पर गिद्ध बैठे रहते, और उसे आसपास का माहौल, कूड़े से भरा तालाब और कीचड़ में लौटते सुअर, सब कुछ उदास और निरर्थक लगने लगता। तो छात्रों, हमने देखा कि कैसे जगपति की लकड़ी की टाल चल पड़ी थी और उसे काम मिल गया था। अब आगे की कहानी सुनो। जैसे ही शाम होती, जगपति लालटेन जलाकर टाल पर टांग देता और थोड़ी देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बचन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई देता। अंधेरा बढ़ने के साथ उसका आकार जगपति को विशाल लगने लगता और जगपति को अपना अस्तित्व उसके सामने छोटा महसूस होता। थोड़ी देर काम की बातें होती और फिर दोनों घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बचन सिंह थोड़ी देर रुकता, बैठता और इधर उधर की बातें करता। कभी कभी तो जगपति और बचन सिंह साथ बैठकर खाना भी खाते। चंदा सामने बैठकर दोनों को परोसती। बचन सिंह खाने की खूब तारीफ करता। क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा है कि स्वाद भी बरकरार है। और चंदा भी बीच बीच में बोलती रहती कि इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी न मिले तब तक पेट ही नहीं भरता, या फिर इन्हें कागज सी पतली रोटी पसंद नहीं आती। लेकिन चंदा की आंखें बचन सिंह की थाली पर ही टिकी रहती, ये देखने के लिए कि कहीं उसे कुछ कम न पड़ जाए। जगपति सिर झुकाए खाता रहता। जब वो सिर्फ एक गिलास पानी मांगता तो चंदा चौंक कर कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं। यह सुनकर जगपति के दिल को अजीब सी चोट पहुंचती। चंदा खुद को समझाती कि मेहमान तो है नहीं, मांग सकते थे, शायद भूख नहीं होगी। खाना खाकर जगपति टाल पर सोने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर लेटे लेटे उसका दिल भर भर आता। तरह तरह के दर्द उसे घेर लेते। उसकी निगाहें सामने एक पुरानी कब्र पर जम जाती, जिस पर एक औरत रोज फूल चढ़ाने आती और फिर शाम को दिया जलाकर चली जाती। उस कब्र से मानो कोई रूह भटकती रहती थी। तभी ताड़ के पेड़ पर बैठे गिद्ध मनहूस आवाज में किलबिला उठते और जगपति डरकर कंबल में मुंह छुपाकर लेट जाता। सुबह होते ही लकड़हारे आ जाते और जगपति कंबल लपेटकर घर चला जाता। अब सुनो कहानी में क्या बड़ा मोड़ आया। मां की कहानियों में राजा एक दिन टहलने जाते हैं और एक मेहतारनी उन्हें देखकर अपशकुन मानती है। राजा दुखी होकर उसका घर खुशियों से भरवा देते हैं और खुद जंगल चले जाते हैं। रानी सपने में देखती है कि उसकी मनोकामना पूरी होने वाली है और वो राजा को ढूंढती हुई एक सराय में पहुंचती है। भेष बदलकर वो राजा के साथ रात गुजारती है और सुबह राजा के उठने से पहले महल लौट आती है। और इसी बीच छात्रों, जगपति की दुनिया में तूफान आने वाला था। उस दिन मोहल्ले में ये खबर बिजली की तरह फैल गई कि चंदा के बच्चा होने वाला है। हर कोई हैरान था। सुनार जमुना की सुरही रुक गई। मुंशी जी ने अपना हिसाब छोड़ दिया। किराना व्यापारी बंसी ने कुएं से आधी खींची रस्सी छोड़ दी। दर्जी सुदर्शन ने मशीन का पहिया रोक दिया।
और जगपति की चाची ने तो औरतों के झुंड में बड़ी विश्वास के साथ पर भेद भरे स्वर में सुनाया, आज 6 साल हो गए शादी को, ना बाल ना बच्चा, ना जाने किसका पाप है उसके पेट में, और किसका होगा सिवाय उस मुस्टंडे कंपाउंडर के। ना जाने कहां से कुलक्षणी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी इज्जत रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तक नहीं देख पाए। ये कहते कहते उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बाकी औरतें गंभीर बनी, अपनी पवित्रता के बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गई। सुबह ये खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर वो तख्त पर कोने की ओर मुंह किए पड़ा रहा, न लकड़ी चिरवाई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने घर गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई, वो एक हिंसक पशु की तरह उठा। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं, मुट्ठी बांधकर बाजू का जोर देखा तो नसें तन गईं और बाजू में कंपन सा हुआ। उसने 3-4 गहरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई। सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते ही उसे हिम गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़कर सारा खून निचोड़ लिया हो, उसकी फटी हुई शक्ति के नस पर बर्फीले होंठ रखकर सारा रस चूस लिया हो। और गली के अंधेरे की घृणा भरी कालिक और भी भारी हो गई, जिसमें घुसने से उसकी सांस रुक जाएगी, घुट जाएगी। वो पीछे मुड़ा पर रुक गया। फिर कुछ संयत होकर वो चोरों की तरह चुपचाप कदमों से किसी तरह घर की भीतरी दहलीज तक पहुंच गया। रसोई के कोने में कुप्पी टिमटिमा रही थी। चंदा दीवार से सिर टिकाए शायद आसमान देखते देखते सो गई थी। कुप्पी की रोशनी उसके आधे चेहरे पर थी, बाकी चेहरा जैसे अंधेरे में गुम। जगपति खड़ा था, खामोश, उलझा हुआ, सोचों में डूबा हुआ। वो देखता है चंदा के चेहरे पर अब बचपन नहीं, नारित्व की थकान है। वो सोचता है कैसी बदल गई है ये, फूल जैसी पर मुरझाई सी। फिर उसकी निगाह चंदा के पैरों पर जाती है। सूजी एड़ियां, रूखे नाखून। जगपति का दिल मसोस उठता है, चाहता है जाकर उसे उठा ले, उसके सारे दुख अपनी सांसों से पोंछ दे। फिर खुद से बुदबुदाता है, देवलोक से कौन सा शाप लेकर आई हो तुम चंदा? तभी चंदा हड़बड़ाकर जाग जाती है। जगपति को सामने देख ऐसा लगता है मानो कोई रहस्य उजागर हो गया हो। वो जल्दी से पैर समेटती है, धोती ठीक करती है और रसोई के अंधेरे में गुम हो जाती है। जगपति वहीं बैठा रह जाता है, सिर चौखट से टिकाए, जैसे खुद से नाराज हो। थोड़ी देर बाद आवाज आती है, खाना खा लो। जगपति जैसे तैयार बैठा था, तुरंत उठकर बैठ जाता है, पर निवाला गले से नीचे नहीं उतरता। फिर चंदा कहती है, कल मैं गांव जाना चाहती हूं। वो शांत स्वर में बस इतना ही कहता है, अच्छा। चंदा जोड़ती है, कल भैया लेने आएंगे। ठीक है, बस इतना ही। फिर चंदा का बांध टूट जाता है, वो घुटनों में मुंह छिपाकर रोने लगती है। जगपति का चेहरा सख्त हो जाता है। वो फट पड़ता है, ये सब मुझे क्या दिखा रही है, बेशरम। और फिर चंदा की कनपटी पर उसका हाथ पड़ता है, जैसे आग सुलग उठी हो। जगपति खुद अपनी हथेली दबाता हुआ कमरे में चला जाता है और रात भर वहीं अंधेरे में जलता रहता है। सुबह होते ही चंदा चली जाती है अपने गांव। अब जगपति अकेला है। दिन रात तालाब, बबूल और ताड़ के पास बिताता है, पर मन मर चुका है। उसे लगता है वो अब सिर्फ एक परछाई है, बिना इच्छा, बिना जीवन। फिर वो बाग में पहुंचता है जहां पेड़ कट रहे हैं। आरी चलती है, कर कर कर, और हर पेड़ के साथ उसका मन भी कांप उठता है। उसे याद आता है, जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या सच में वो सही थी? क्या चंदा ने गलत नहीं कहा था? वो सोचता है, क्या मेरी जिंदगी भी इसी सूखे पेड़ जैसी है जिसे अब कोई फूल नहीं देना? तभी शकूरे आवाज लगाता है, भैया, इस पेड़ को काट दें? जगपति कहता है, अरे ये तो हरा है, इसे छोड़ दो। शकूरे हंसकर कहता है, अरे हरा क्या, उखट गया है, 4 दिन में सूख जाएगा। जगपति चुपचाप सिर झुकाकर चला जाता है, जैसे खुद पर ही कट लग गया हो। शाम ढलती है, गाड़ियां लकड़ियों से भर जाती हैं और शहर की ओर बढ़ती हैं। जगपति गर्दन झुकाए उन्हीं के पीछे चलता है, जैसे जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा। फिर मुंशी जी आते हैं, सुना चंदा को लड़का हुआ है? जगपति चौंकता नहीं, बस गहरी नजरों से देखता है।
मुंशी जी कहते हैं, पर अब वो किसी मधुसूदन के घर बैठ रही है। जगपति की सांस जैसे अटक जाती है। मुंशी जी सलाह देते हैं, अदालत से बच्चा मिल सकता है, तुम क्यों चुप बैठे हो? जगपति थकी आवाज में बोलता है, अपना कहकर किस मुंह से मांगूं बाबा, कर्ज हर तरफ है, तन पर, मन पर, इज्जत पर। रात आती है, मुंशी जी चले जाते हैं। जगपति अंधेरे गली में चलता है, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। चाची की आवाज पीछे से आती है, आ गए सत्यानाशी, कुलबोरन। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। बस धूल, अंधेरा और एक टूटा हुआ आदमी धीरे धीरे गली में गुम हो जाता है। ताला खोला गया, अंधेरा बरोठे पर पसरा हुआ था और कुछ सूझता न था। एकाएक उसकी आंखों के सामने वो रात घूम आई जब वो अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था। बेवा चाची का तीर राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए गूंजा, और आज वही हल्की सी घृणा, सत्यानाशी कुलबोरन भी उसके कानों में थी। उसका अपना शब्द भी जो चंदा के सीने में घाव कर गया था, तुम्हारे कभी कुछ न होगा, बार बार लौटता रहा, और उसका मन उस रात की शिशु चंदा पर अटक गया। चंदा का बच्चा हुआ है, ये बात उसकी रूह पर छा गई। वो सोचता है, क्या वो कुछ और जानती? क्या वो आदमी का बच्चा समझती या कुछ कठोर निर्जीव कंकड़ पत्थर? उस रात की चंदा किसी और ही रूप में रही, लड़की नहीं बच्ची सी रही, और अब वो जीवित रहते हुए किसी और के घर बैठने जा रही है। कितने भारी पाप में धकेल दी उसे। पर चंदा ने भी क्या सोचना चाहिए था, जिस पर उसने विश्वास रखा था, जिसने उसे बेच दिया। वो खुद किस हक से शिकायत करे? वो खुद को दोष दे रहा है, मैंने उसे नरक में डाल दिया। बच्चा उसका नहीं हो सकता, पर चंदा तो उसकी है। एक बार उसे लाकर यहां रख लेता, रात के अंधेरे में उसके मुख के फूल देखता, सोई पलकों को निहारता, सांसों के दूध सी महक में सिमट जाता। पर घर में अंधेरा घना है, तेल नहीं, दिया नहीं, और अगर दिया जलाए, किसके लिए? चंदा के लिए। पर उसने तो उसे बेच दिया था। उसके पास चंदा के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी जिस पर कर्ज मिलता। कर्ज ना मिलता तो ये सब कैसे चलता? पेड़ कहां से कटते, काम कैसे चले? शकूरे के बोले शब्द कानों में फिर गूंजते हैं। हरा होने से क्या, उखड़ तो गया है। वो खुद एक उखटा हुआ पेड़ है, न फल का न फूल का। जो कुछ भी सोचा उस पर कभी विश्वास ना कर पाया। चंदा को चाहा तू, पर सच्ची चाहत पैदा ना कर पाया। किसी से पैसा मांगने पर डांटा, पर खुद लेता रहा। और आज देखो, वो दूसरे के घर बैठी है उसे छोड़कर। वो अकेला है, हर तरफ बोझ है जो उसकी नस नस कुचली जा रही है। रग रग फट गई है। टटोल टटोल कर वो भीतर घर में पहुंचा। कदम धीरे धीरे, जैसे हर कदम के साथ पुराना जीवन टूटता जा रहा हो। रानी अपने कुलदेवता के मंदिर में पहुंची। सतीत्व सिद्ध करने घोर तपस्या की। कुलदेवता प्रसन्न हुए और दोनों बालक जन्मे शिशुओं में बदल दिए गए। रानी की छातियां दूध से भर आईं और शिशुओं को दूध गिरने लगा। राजा को रानी के सतीत्व का प्रमाण मिल गया। रानी देवी मानी गईं और राजकार्य फिर संभाला गया। पर उसी रात जगपति ने सब छोड़ दिया। अपना कारोबार अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई दैवी शक्ति ना थी। जगपति राजा ना था, वो बचन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। जगपति ने मरते वक्त 2 पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा के लिए लिखा, चंदा मेरी अंतिम चाह है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। बच्चे को लेकर जरूर चली आना। कानून के लिए लिखा, किसी ने मुझे मारा नहीं है, मेरा सीना चीरा जाएगा, उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक ना जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आ जाए। आग बच्चे से दिलवाई जाए, बस। मां जब कहानी खत्म करती तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। कवि की कहानी भी खत्म हो गई, पर तो विद्यार्थियों, यहीं पर कहानी राजा निर्बंसिया समाप्त होती है। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और सोच सकते हैं कि कहानी में क्या क्या हुआ, किसने क्या किया और किस तरह से राजा और पात्रों की सोच और निर्णय ने
कहानी को आगे बढ़ाया। राजा निर्बंसिया कहानी में दो कहानियां साथ साथ चलती हैं। एक पौराणिक कथा जिसमें राजा निर्बंसिया और रानी लक्ष्मी की कहानी थी, दूसरी आधुनिक कथा जो जगपति और चंदा से संबंधित है। इस कहानी में कमलेश्वर ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि अर्थ प्रधान इस युग में अर्थ के मोह के कारण जगपति किस प्रकार अपनी पत्नी के शरीर की बिक्री करता है। वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी भी मूल्य को त्यागने के लिए तैयार है। इस मानसिकता का शिकार चंदा होती है। वो किसी भी स्तर पर स्त्री के पत्नीत्व को सुरक्षित रखने का प्रयत्न नहीं करता।